हिंदू शुड वर्क एट द टेम्पल बोल के उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। आपने उस पर सवाल उठाया है और आप लोग कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट, आप क्या कहना चाहेंगे सर स्टेटमेंट? देखिए, पहले तो आप लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो टीटीडी के जो चेयरमैन बनाए गए हैं, उनको आंध्र प्रदेश की सरकार ने बनाया है और टीटीडी के बोर्ड के 24 मेंबर बनाए गए, जिसमें जनाब BR नायडू साहब जो चेयरमैन है। उसमें जो 24 मेंबर्स है बोर्ड के, उसमें एक भी नॉन हिंदू नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि टीटीडी का जो बोर्ड का जो सेक्शन है, सेक्शन 96, उसमें ये लिखा गया है, द पर्सन्स 96 सबसेक्शन 2, the persons appointed as members under subsection 1 shall be persons professing Hindu religion। तो जितने 24 मेंबर बनाए गए हैं टीटीडी के, वो पूरे के पूरे हिंदूज हैं, नॉन हिंदू नहीं है, नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि अगर आप 96 सेक्शन 96 को देखेंगे ऑफ पार्ट 14 ऑफ आंध्र प्रदेश चैरिटेबल हिंदू रिलीजियस एक्ट 1987, तो वो प्रिस्क्राइब करता है कंडीशंस को, और वो सेक्शंस आप बोलेंगे कि पूरे के पूरे हिंदू धर्म के मानने वाले रहना। फिर आप आ जाइए सेक्शन 106, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, जॉइंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स तिरुमला देवस्थानम के सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि पूरे के पूरे हिंदू रिलीजन प्रोफेस करना। फिर सेक्शन 97 देख लीजिए हम, और फिर जो नए चेयरमैन बनाए गए वो ये बोल रहे हैं कि जो कोई भी वहां पर काम करेगा, ये तो ट्रस्टीज हो गए, जो कोई भी वो काम करेगा वो हिंदू होना चाहिए। हमारा बोलना ये है कि ये हिंदू धर्म के लिहाज से वहां के चेयरमैन साहब कर रहे हैं, तो चेयरमैन साहब को ये अख्तियार है, हमको उससे इख्तलाफ नहीं है। हमको इस बात की आपत्ति है कि नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसमें ये तमाम अलाइज भी शामिल है, वो जो वक्फ बिल के प्रपोज बिल में कहा जा रहा है कि स्टेट वक्फ बोर्ड है और सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, उसमें ये बोल रहे हैं कि वहां पर स्टेट वक्फ बोर्ड में पूरे मुसलमान बनना चाहिए, उसको प्रपोज बिल में कम कर दिया जा रहा है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 7 सिर्फ मुसलमान बनेंगे और 2 तो मैंडेटरी कर दिया गया है नॉन मुस्लिम को बनाना, मगर उसमें 12 बन सकते हैं नॉन मुस्लिम। भाई, जब आप यहां पर नॉन मुस्लिम को स्टेट वक्फ बोर्ड में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में आप बनाने जा रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं आप? भाई, जब टीटीडी के बोर्ड में ये साफ लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज 96 देख लीजिए आप, 96(2) ये कहता है कि सिर्फ वही मेंबर बनेंगे जो हिंदू धर्म के होते हैं। आप यहां पर वक्फ बिल में आप ये क्यों प्रोविजन ला रहे हैं? भाई, टीटीडी भी हिंदू धर्म का एक बोर्ड है, आंध्र प्रदेश हिंदू एंडोमेंट चैरिटेबल पर्पस का बोर्ड भी हिंदू धर्म के लिए है, वक्फ बोर्ड भी जो है वो मुस्लिम धर्म के लिए है। अब जब वक्फ बोर्ड की बात आ रही है तो आप उसमें बोल रहे हैं कि नहीं, मुसलमान नहीं, नॉन मुस्लिम बनेंगे, और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में आप बोल रहे हैं कि नहीं, मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम बनेंगे, और उसमें कम से कम जो है आप बोल रहे हैं कि 2 से बढ़ाकर आप 12 बना देंगे। यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाएंगे, स्टेट वक्फ बोर्ड में आप नॉन मुस्लिम को बनाएंगे, तो ये पैरिटी होना चाहिए ना। भाई, जब टीटीडी बहुत बड़ा हिंदू धर्म का एक वो मरकज है, वहां पर आपके ट्रस्टीज कोई मुसलमान नहीं हो सकता है, नॉन हिंदू नहीं हो सकता है, वक्फ बोर्ड में कैसे नॉन मुस्लिम मेंबर बनेगा? अब तो चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज भी हिंदू धर्म के होना चाहिए। और आपके देखने वालों को आपको समझने की जरूरत है कि
भारत के संविधान में आर्टिकल 25 में हिंदू धर्म का मतलब क्या है? जो हिंदू है, सिख है और आपके बौद्ध मजहब का है और जैन है। मगर यहां पर किसको बनाया जाएगा? सिर्फ हिंदू धर्म के मानने वालों को बनाया जाएगा। और ना सिर्फ ये बल्कि काशी विश्वनाथ का बोर्ड है, उसमें लिखा गया है कि पूरे कमिश्नर सब लोग हिंदू धर्म के होने चाहिए। उसमें अच्छा, आंध्र प्रदेश के एंडोमेंट बोर्ड में, काशी विश्वनाथ के एंडोमेंट बोर्ड में, तेलंगाना के एंडोमेंट बोर्ड में, उड़ीसा के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, तमिलनाडु के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड लिखा गया कि अगर कोई भी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर हिंदू धर्म को छोड़ देगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। वहां पर आप अपने धर्म के लोगों को बना रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका धर्म है, आप बेहतर जानते हैं। हमारे धर्म के मामले में आप क्यों आ रहे हैं? नरेंद्र मोदी क्यों बनाना चाह रहे हैं नॉन मुस्लिम को वक्फ बोर्ड मेंबर? और सुनिए, इसका बुनियादी हमारे को आर्गुमेंट हमारा क्या है? हम क्यों बोल रहे हैं कि ये भारत के संविधान के आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है। आर्टिकल 26 क्या है बताता हूं मैं आपको। आर्टिकल 26 guarantees freedom to marry religious affairs of every religious denominations of section thereof। उसमें सेक्शन 26A का देख लीजिए, राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन एन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। B, manage his own affairs, matters of religion। C, to own and acquire movable and immovable property। D, to administer such property in accordance with the law। ये पूरा वायलेशन और आर्टिकल 26 का जो प्रपोज बिल में, और आप यहां पर बोल रहे हैं कि नहीं मुसलमान नॉन मुस्लिम को बना देंगे वक्फ बोर्ड में। जो टीटीडी के चेयरमैन ने कहा है, हम उसके मुखालिफ नहीं है, बल्कि उसके ट्रस्टीज, तो जो 24 ट्रस्टीज बनाई गई है उसमें देख लीजिए, उसमें किसका नाम है? उसमें किसी नॉन हिंदू का नाम है? नहीं है उसमें। इसीलिए हम एक ऑब्जेक्शन हमारा ये है कि प्रपोज बिल में नरेंद्र मोदी हिंदू धर्म के लिए जो चीजें हैं वहां पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो मुस्लिम धर्म की जो चीजें हैं वहां पर आप नॉन हिंदूज को ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं बता रहा हूं। इसलिए ला रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के एक्ट में 5 साल का डायरेक्ट मैनेजमेंट का प्रोविजन है। तो नरेंद्र मोदी एक तो कलेक्टर को पावर्स दे रहे हैं, दूसरा सीईओ जो होगा वो मुसलमान नहीं होगा, वो भी बिल में है। 5 साल का डायरेक्ट मैनेजमेंट लेकर आप पूरे वक्फ बोर्ड को बर्बाद करना चाहते हैं। आप मुसलमानों की मस्जिदों को, मुसलमानों की दरगाहों को, खानखाहों को, उस जमीनों को हासिल करना चाह रहे हैं। तो वक्फ जो बिल लाया नरेंद्र मोदी ने लाया है, वो वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया है, वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि वक्फ को लूटने के लिए लाए हैं। जिस जमीन का मालिक अल्लाह है, नरेंद्र मोदी कह रहे कि नहीं उसका मालिक मैं होऊंगा और कलेक्टर मेरा नायब होगा वहां पर। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो टीटीडी के चेयरमैन ने कहा है बहुत अच्छा है वो, मगर आप वहां पर अगर अच्छा है तो हमारे लिए अच्छा क्यों नहीं हो रहा है फिर वो? ये हमारा आपत्ति है। सर, टीटीडी का तो बहुत पहले से चला आ रहा है। नहीं आप सुनिए, आप नहीं एक बात, टीटीडी कब से चल रहा है बताइए, बताइए आप बताइए कौन सा कब से चल रहा है, कब से चल रहा है बताइए। वह सुनिए, दुनिया में दान का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इस्लाम ने किया है। और क्या था वो कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उन्होंने, ये हदीस से साबित है, कुरान में ऐसे 21 से ज़्यादा आयतें कि चैरिटीज़ के लिए काम करो और उसको अल्लाह के लिए, अल्लाह उसका मालिक है। आप लोगों को, देश की जनता को नरेंद्र मोदी आरएसएस ने ये वहम फैला दिया कि जहां पर वक्फ बोर्ड उंगली रख देगा वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी, जहां पर कोई नमाज पढ़ लेगा वक्फ की प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, सुनिए हमारी बात, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वक्फ का जो मामला है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने चल रहा है, बल्कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाइफ जो इस्लाम कबूल की थी, जू थी, उन्होंने अपने भाई के लिए वक्फ कर दिया जो नॉन मुस्लिम थे। आपको समझने की जरूरत है। देखिए, अगर टीटीडी के लिए कोई चीज अच्छी है तो मुस्लिम धर्म के वक्फ बोर्ड के लिए अच्छी क्यों नहीं होगी? वो वक्फ बोर्ड में इरेगुलरिटीज आई थी तो टीटीडी, सुनिए, के लोग ही उसको लूट खा रहे थे, हाँ, इसलिए उसको रेगुलराइज। अब आपको हम एक सेक्शन, इस चीज को आप मानते हैं कि नहीं मानते? उसमें इरेगुलरिटीज थी। इरेगुलरिटी का हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में नहीं है। आपको हम यहाँ का मिनिस्टर का बयान बताते हैं, तेलंगाना के, उनका परसों का स्टेटमेंट है थोड़े दिन पहले का, कि तेलंगाना एंडोमेंट बोर्ड में
धांधली हो रही है। आंध्र प्रदेश के एंडोमेंट, सुनिए 10 साल आप इस सरकार के साथ रहे, आपने उठाया सवाल। कौन अगर धांधली चल रही है तो कई सालों से चल रही बहुत है। आपका बहुत अच्छा सवाल है। आपका नाम सुनिए सुनिए सुनिए, आपका नाम क्या है? असदुद्दीन ओवैसी है। आपकी जिम्मेदारी थी जाकर, मैं एक हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के मेंबर हूं, आप लोग मेंबर हैं, आपको जाकर पूछना चाहिए था। तेलंगाना के एंडोमेंट बोर्ड के मिनिस्टर का बयान है, न्यू इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ लीजिए, मैं बताता हूं निकाल के आपको। उन्होंने कहा कि यहां पर धांधली हो रही है। शहर के आप सांसद हैं, जब अकबर साहब असेंबली में उठा सकते हैं मंदिरों के हित की बातें, तो आप भी तो उठा सकते थे ये बात। नहीं, देखिए अकबर साहब ने उठाया, अकबर साहब किसके मातहत काम करते हैं? आपके मातहत, हमारे मातहत। ऐसा देखिए, हमसे बहस मत करिए आप चारों खाने चित हो जाएंगे। सर अभी आप कह रहे हैं कि वक्त जो है वो क्लेम कर रहा है, तो कई जगहों पे चाहे वो हैदराबाद में हो या फिर कर्नाटक में हो, कई जगहों पे महाराष्ट्र में भी मंदिरों को वक्त ने क्लेम किया है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में भी ये हुआ, कर्नाटक में हाल में 15,000 सुनिए, ये आप लोग का एजेंडा है चलाने का। आप लोगों को एक बात मालूम कि वक्फ बोर्ड का सीईओ कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सेक्शन 26 पढ़ लीजिए 95 एक्ट का। अगर कोई वक्फ बोर्ड गलत काम करता है तो गवर्नमेंट को अपॉइंटी सीईओ है, सीईओ स्टेट गवर्नमेंट को लेटर लिख के दे सकता है कि गलत हो रहा है। सीईओ क्यों नहीं दिया लेटर? आप लोगों को ये बात मालूम ही नहीं। आप लोग झूठ फैला रहे हैं कि नहीं, जहां पर जो गांव ले लिए वो, अरे कैसा लेते भाई, किसका भी कैसा लेते बताइए। नहीं, सुनिए, वक्फ बोर्ड अगर क्लेम कर रहा है और किसी को उससे आपत्ति है तो आप ट्राइब्यूनल जाइए। कौन रोक रहा है? ट्राइब्यूनल किससे बनता है? आर्टिकल 320 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से बनता है। उस ट्राइब्यूनल में डिस्ट्रिक्ट जज कौन बनाता है? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट बनाता है, मैं नहीं बनाता हूं, ट्राइब्यूनल है उसका। धांधली के नाम पे आप वक्फ बोर्ड को छीन लेंगे, धांधली के नाम पे आप नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बना देंगे, धांधली के नाम पे आप छीन लेंगे। अरे भाई, धांधली का नहीं हुई है? धांधली क्या नहीं हो रही है? धांधली वक्फ बोर्ड को कैसे आपको लगता है कि इस तरीके से आपने ये भी कहा कि हुआ है, लेकिन उसको कैसे ठीक किया जाए? कैसे आपको लगता है कि ये उसको ठीक करने के, अच्छा एक सुनिए, अभी आप मोदी जी क्या कर रहे हैं? एक सेक्शन है 95 एक्ट में, अगर कोई चोरी से वक्फ प्रॉपर्टी को बेचता है तो उसको 2 साल की सजा, रिगरस इम्प्रिजनमेंट और नॉन बेलेबल। नरेंद्र मोदी क्या कर दिए? 6 महीने कर दिए, उसको बेलेबल कर दिए। वक्फ की प्रॉपर्टी बचा रहे हैं आप लोगों को मालूम कि सच्चर कमेटी ने दिल्ली में कहा कि 123 वक्फ प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इलीगल कब्जे में है। 2007 में सच्चर कमेटी ने कहा कि उसकी लागत 6,000 करोड़ रुपए है। मोदी की सरकार, उससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार उस पर कब्जा करके बैठी हुई है। छोड़िए ना उन लोगों को, आप लोग एजेंडा चला रहे। देखो अरे एएसआई मालिक नहीं होता, एएसआई उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके हद तक है एएसआई, उसका मालिक तो वक्फ होता है। वो सच्चर कमेटी ने कहा कि 172 एएसआई प्रॉपर्टीज आर इन द इलीगल पोजेशन ऑफ एएसआई। यही तो हम बता रहे हैं, अगर हिंदू एंडोमेंट के लिए कोई बात अच्छी है तो मुस्लिम धर्म के लिए क्यों अच्छी नहीं होगी? आपको मालूम महाराष्ट्र में पंढरपुर एक बहुत बड़ी मंदिर है, पंढरपुर, वहां का कोई भी ट्रस्टी नॉन हिंदू नहीं हो सकता है। सेक्शन 22 पढ़ लो पंढरपुर ट्रस्ट एक्ट का। ये जो कानून ला रहे हैं ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं ला रहे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इस कानून से आरएसएस के एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं। 6 दिसंबर को तो आपने मस्जिद को शहीद कर दिया था, अब आप कानून के जरिए से कलेक्टर को इस्तेमाल करके बोल देंगे कि नहीं ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है। अच्छा, आपको मालूम प्रपोज बिल में एक सेक्शन है, अगर कोई भी रोड चलता आदमी जाकर, आप लोग कोई भी जाकर आप कंप्लेन कर दिए कलेक्टर को कि सर ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, तो कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा, और इंक्वायरी जैसा कलेक्टर ऑर्डर करेगा वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। He will do the inquiry as he deems fit. Until the inquiry is not complete, it will not be a वक्फ प्रॉपर्टी। कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा और कंप्लीट ही नहीं करेगा। उस जगह से, उस दरगाह से, उस मस्जिद से, जमीन से महरूम कौन हो जाएगा? मैं हो जाऊंगा ना।
ये इसमें एक से एक खतरनाक प्रोविजन है। रूल्स बना रहे हैं। रूल कौन बनाएंगे? दिल्ली में बैठकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगी। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? मच्छर मारेगी। रूल नहीं बनाएगी वो। सर उसके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है, आप मीटिंग्स हो रही हैं, आप जा रहे हैं मीटिंग। देखिए आप क्यों आए मेरे पास? फिर आप क्यों आए मेरे पास? आप ही ने मुझे कहा कि हम आ रहे हैं सुबह में, आ जाइए, वेलकम। वहां पे तो हम बोल रहे हैं, वहां की बात यहाँ आवाम में नहीं कर सकते पब्लिकली। हम वहां तो बोल रहे हैं, देश में भी बोल रहे हैं। तो देश की संसद ने जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया उस पर आपको भरोसा है? देश की संसद ने ही तो वहां पर जनता ने हमको चुनकर भेजा है। हमारे देश की संसद में नरेंद्र मोदी की सरकार अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल लेकर आएगी, आर्टिकल 26 का वायलेशन होगा, जिसमें आर्टिकल 26 में ए बी सी डी के तहत ये वक्फ बोर्ड रिलीजियस डिनोमिनेशन को हमको राइट है अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, अपने इंस्टीट्यूशन चलाने का। मोदी छीन रहे हैं उसको, इसीलिए तो हमको आपत्ति है। भाई अगर टीटीडी के नए चेयरमैन साथ है, टीटीडी के नए जितने मेंबर्स बनाए गए, बताइए उसमें कोई नॉन हिंदू का नाम है? आपको मालूम किसी नॉन हिंदू का नाम है? आपको नाम पढ़ के सुनाता हूँ, 24 नाम सुनिए। नहीं, सुन तो लीजिए मैडम, सुन तो लीजिए। BR नायडू चेयरमैन, प्रशांति रेड्डी, MS राजू, ज्योतिला नेहरू, पनबाका लक्ष्मी, सांबशिवराव, नरसी रेड्डी, सदाशिवराव नानापन्नी, मलेला राजशेखर रेड्डी गौड़, सुचित्रा इल्ला, कृष्णा मूर्ति, जंगा कृष्णा मूर्ति, कोटेश्वर राव, बुरगप्पू आनंद साई, शांता रामन, नरेश कुमार, सौरभ H बोरा, दर्शन आरन, जस्टिस HL दत्तू, P राममूर्ति, आदित्य देसाई, बोंगुरु महेंद्र रेड्डी, जानकी देवी, तमी शेट्टी, आंगुलू रंगश्री। 24 आपके टीटीडी के बोर्ड के मेंबर्स हैं। आपके लॉ के लिहाज से सही है ये। जब मेरे वक्फ बोर्ड का मामला आएगा मुसलमानों का, उसमें आप बोलेंगे नहीं कोई नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे भाई आप? ये आर्टिकल 26 का वायलेशन है ही नहीं है। आप काशी विश्वनाथ में बनाइए, कोई नॉन हिंदू को नहीं बना सकते। आप उड़ीसा में नहीं बना सकते, तमिलनाडु में नहीं बना सकते, तेलंगाना में नहीं बना सकते, आंध्रा में नहीं बना सकते। अमरनाथ जी यात्रा बोर्ड है, कितने नॉन हिंदू को बनाया आपने? बताइए। यही तो हम बता रहे हैं, इनकी नीयत साफ नहीं है नरेंद्र मोदी की। कल जब ये बिल लेकर आएंगे पार्लियामेंट में तो बोलेंगे देखो मुसलमानों से हमने उनकी मस्जिद छीन ली, हमने दरगाह छीन ली उन लोगों से, हमने उनकी जमीन छीन ली। पहले झूठा प्रोपेगेंडा करे पूरे देश में, 8 लाख के मुसलमानों के कितने बोले 5.5 लाख एकड़ है। अरे बेशर्मों की भी हद होती है, बेशर्मी की। तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और ओडिशा के 11 हिंदू एंडोमेंट प्रॉपर्टीज को मिला लेंगे, वो 10 लाख एकड़ के बराबर हो जाती। बिहार यूपी तो नहीं मिलाया अभी मैं, बंगाल नहीं मिलाया मैं, मगर देश में प्रोपेगेंडा क्या किया RSS बीजेपी, मुसलमानों के 5.5 लाख एकड़। अरे मेरे नहीं है, उसका मालिक अल्लाह है। ये भरम फैलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है। मेरा सवाल ये था कि टीटीडी हो या फिर कोई और बोर्ड की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर जो पूजा अर्चना विधि विधान होता है उसके तहत जो है वो चाह रहे थे कि हिंदू हो। जमीन यहाँ पर मामला वक्त का जब आता है तो यहाँ पर आप एक बात सुनिए, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि टीटीडी की जमीन नहीं है? नहीं, आपने नहीं सुना, नहीं आप रुक जाइए, आपने नहीं सुन लिया, अब आप फंसने वाले हैं। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि तेलंगाना हिंदू एंडोमेंट की जमीन नहीं है। चलिए मैं चल के दिखाता हूँ आपको, यहाँ से 5 मिनट के रास्ते से मेरे फासले पर है, मैं चल के दिखाता हूँ आपको। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश हिंदू एंडोमेंट जमीन? अरे सुन तो लीजिए। मस्जिद में इमाम क्या करता है? पूजा नहीं करता है अपने तरीके से। दरगाह में सज्जादा पूजा नहीं करता अपने तरीके से। आप ये आपकी पूजा हो जाएगी। और यहाँ पर जो इबादत है, एक बात समझिए, मुसलमानों में वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है वो इबादत है हमारे लिए, प्रेयर है हमारे लिए। वो एक तो प्रेयर होता नमाज, एक तो प्रेयर होता कुरान शरीफ पढ़ना। ये भी प्रेयर है वक्फ की प्रॉपर्टी, जो फिजिकल फॉर्म में प्रे नहीं करते बल्कि इसको उस पर्पस के लिए दिया जाता है, अल्लाह उसका मालिक हो जाता है। अगर मैं कल कोई प्रॉपर्टी वक्फ किया, मैं ओनर हूं, समझिए, मैं ओनर नहीं रहूंगा जब वक्फ हो गई। आप कैसा डिस्टिंग्विश कर रहे हैं मैडम उसको? पूजा के नाम पर मस्जिद में नमाज हो रही है, वो मुसलमानों की इबादत है, उसको पूजा समझिए आप। दरगाह है, वहां पे फातिहा होती, वो भी एक किस्म से इबादत है, पूजा है। आपका हो जाएगा हिंदू धर्म का और यहाँ कैसा नहीं होगा? बताइए। यही तो हम बता रहे हैं, नरेंद्र मोदी ये एक जहर घोल दिए हैं भारत के लोगों में। देखो ये ऐसा है और ऐसा है, सब बराबर है।
सर महाराष्ट्र चुनाव में अब नहीं और कुछ पूछने दी वक्त कब So all these objections have been raised to the JPC, but do you think they are being taken into consideration, or is government interference as protested previously? You see, I cannot tell you what is going on in JPC because the parliamentary rules prohibit me from disclosing the proceedings of the Joint Working Committee. It is not JPC. It is a wrong terminology. JPC has investigative power. This is Joint Working Committee on Waqf Bill 2024. You must change this pronunciation from JPC to JWC. अभी कुछ पूछना है वक़्फ के बारे में आपको? किसी को पूछना है वक़्फ के बारे में और कुछ? धैर्य रखो, पूछ लो भाई। हाँ बशीर, पूछना है वक़्फ के बारे में? सर आप क्या चाह रहे हैं सर कि टीटीडी के बोर्ड में नॉन हिंदूज को अलाउ किया जाए या वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुसलमानों को रखा? देखिए, टीटीडी का ये ऑलरेडी एक एक्ट है, बोर्ड ऑफ उनके ट्रस्टीज का, उनका एक एक्ट है, उसके तहत वो अपॉइंट कर रहे हैं। किसको अपॉइंट कर रहे हैं? ओनली हिंदूज को। स्टेट वक्फ बोर्ड का भी 95 का एक्ट है, जिसमें स्टेट वक्फ बोर्ड सेंट्रल वक्फ काउंसिल में पूरे सेंट्रल वक्फ काउंसिल में खाली यूनियन मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा, बाकी पूरे मुस्लिम्स होंगे। स्टेट वक्फ बोर्ड में पूरे मुसलमान होंगे। अब उसको चेंज क्यों कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? भाई जब हिंदू, अच्छा नरेंद्र मोदी बोलते ना अभी, अच्छा हाँ ये सवाल आप क्यों नहीं कर रहे? अभी मोदी जी बोले वन सेक्युलर लॉ होगा। अरे भाई वन सेक्युलर लॉ होगा तो फिर वहां कैसे यहां अलग कैसे होगा बताओ? वन सेक्युलर लॉ में काम कर रहा हूं, लंबी लंबी छोड़ने का थे उनको, छोड़ दिए वन सेक्युलर लॉ। अबे वन सेक्युलर लॉ होगा तो फिर इसका क्या करेंगे आप? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, टीटीडी का ये जो सेक्शन 96 है, ओडिशा का और काशी विश्वनाथ बोर्ड का क्या करेंगे आप? यानी उसको टच नहीं करेंगे। वन सेक्युलर लॉ बोल रहे हैं, फिर ये वन सेक्युलर लॉ क्या हो रहा है? फिर ये क्या सवाल था तुम्हारा? नहीं हम ये आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं सर। आंध्र प्रदेश में भी कई सारे ऐसे बोर्ड्स हैं, मस्जिद की कमिटीज है, दरगाह की कमिटीज है, जिसमें अभी भी नॉन हिंदूज को लिया जाता है, वो लीड भी करते हैं, उस कमिटीज में प्रेसिडेंट भी रहे हैं। देखिए, तेलंगाना में और आंध्रा में स्टेट वक्फ बोर्ड गवर्न होता है 95 एक्ट के तहत। अभी 95 एक्ट में सिर्फ मुसलमान बन सकता है सेंट्रल वक्फ काउंसिल में यूनियन मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो मेंबर, राइट? अब कोई दरगाह कमेटी में किसी को मेंबर ले सकता है? बिल्कुल लीजिए। अभी भी आज की तारीख में एक हिंदू एक वक्फ को प्रॉपर्टी दे सकता है, अब उसको भी निकाल दिया। मालूम आपको प्रपोज बिल में ये कह रहे कि हिंदू वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं दे सकता मगर मेंबर बन सकता। देखिए मोदी का दिमाग कितना कैसा है, ये जहर भरा हुआ। अभी भी जब तक ये बिल कानून नहीं बनेगा उस तारीख तक हिंदू वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ कर सकता है। मगर अब क्या बोल, बिल में क्या बोल रहे? नहीं, हिंदू नहीं दे सकता। अब आप ये बताइए कि भारत में राजा रजवाड़े थे, हिंदू राजा थे, उन्होंने मुसलमानों को जायदादें दी। चलो तुम हमारी रियाया है, तुम मस्जिद के लिए जमीन बना लो, तुम खानखा बना लो, दरगाह बना लो। अब आप ये प्रपोज बिल में क्या बोल रहे हैं कि रजिस्टर्ड डीड होना। मेरे को एक बात बताइए, 1000 साल पहले पब्लिक लॉ था क्या? पब्लिक लॉ तो 1950 में बना ना, संविधान आने के बाद। जो मक्का मस्जिद हैदराबाद में, उसका डीड लाओ। भाई वो 450 साल पुरानी है, कहां से डीड होगा? आप बोल रहे नहीं डीड लाओ। अच्छा और एक चीज, वक्फ बाय यूजर निकाल रहे हैं। एक बात हम आपको कह रहे हैं कि हिंदू धर्म की सबसे मशहूर कानूनी किताब BK मुखर्जी की है, जहां पे उनका नाम आ गया आखिरी फुल स्टॉप। वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में बाय यूसेज प्रॉपर्टी हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की हो सकती है। यहां पर आप वक्फ बाय यूजर निकाल रहे हैं। मकसद क्या है कि मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को मोदी हासिल करना चाह रहे हैं। सर आप किसके पक्ष में, सेक्युलर लॉ होना चाहिए या फिर टीटीडी बोर्ड में नॉन हिंदूज को अलाउ किया? सुनिए, आज की तारीख में सेक्शन 26 ऑफ आर्टिकल एक फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान का, 26A, B, C, D, ये मुझे इख्तियार देता है मैं अपने इदारों को चलाऊं।
नरेंद्र मोदी की सरकार आर्टिकल 26 का वायलेशन कर रही है। टीटीडी में जो कानून बनाया गया मैं उसका अगेंस्ट नहीं हूं, क्योंकि वो हिंदू धर्म के लिए बनाया गया है। उनको इख्तियार है कैसे चलाया जाए उसको। तेलंगाना में एंडोमेंट बोर्ड है, उनको इख्तियार है कैसे चलाए। ओडिशा का हिंदू एंडोमेंट बोर्ड है, उनको इख्तियार कैसे चलाए। मैं एज ए मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम, अपने स्टेट वक्फ बोर्ड को मैं अपने तरीके नहीं चलाऊंगा। आप क्यों नॉन मुस्लिम को ला रहे हैं उसमें? क्यों सेंट्रल वक्फ काउंसिल में आप कह रहे हैं कि मिनिमम 2 वो बढ़ के भी हो सकते हैं उसमें? ये हमारा ऑब्जेक्शन है। मेरे रिलीजियस अफेयर्स को मैं चलाऊंगा ना, आप कैसे चलाएंगे? अब क्या कल ऐसा वक्त आएगा कि आप आके बोलेंगे नहीं नहीं मोदी जी अब नमाज पढ़ा देंगे, नमाज पढ़ा देंगे, वो बोलेंगे अल्लाह अकबर, खड़े हो जाऊंगा, पीछे खड़े होंगे पूरे आप लोग हैं। अब आप बोले वो रिलीजियस ड्यूटी है नहीं है इमाम की। इमाम कौन होगा भैया? अच्छा आप लोगों को मालूम, हाँ ये अब आप माशाल्लाह से यहां पर आप लोग ब्राह्मण लोग भी हैं आप लोग। अब आप मेरे को बताइए टीटीडी में लड्डू कौन बनाता है? कौन बनाता है टीटीडी में लड्डू? हाँ झूठ बोल रहे हैं आप। ब्राह्मणों में भी एक सेक्शन होता है, वही बनाता है लड्डू। आम ब्राह्मण नहीं बना सकता। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूं, वो भी खूबसूरती है भारत की। आम ब्राह्मण जो है टीटीडी का लड्डू नहीं बना सकता, उसमें भी एक सेक्शन होता है, सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है लड्डू बनाना। और हमको गाजर की पुंगी दे रहे नरेंद्र मोदी, वहां लड्डू बना लो, यहाँ गाजर की पुंगी ले लेंगे हम लोग, हैं? ये क्या बात हुई बताइए आप? हम इसके खिलाफ नहीं है, वी आर नॉट अपोजिंग इट। इट इज योर रिलीजन, आप करिए, हमारा रिलीजन हम करेंगे ना। अब क्या मोदी जी क्या मुसलमानों के इमाम हो जाएंगे, फजीलत शेख हो जाएंगे, वो फतवा देंगे क्या नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा मैं कर लूंगा? भाई संविधान में आर्टिकल 26 के तहत चलेगा ना। आर्टिकल 26 ABCD कैसा वायलेशन करेंगे आप? कल चेयरमैन से बात हो रही थी तो उनका कहना था, वो कह रहे थे कि जैसे मक्का में है पूरी तरीके से रिलीजियस प्लेस है। हाँ जैसे मक्का में है बहुत रिलीजियस प्लेस है और वहाँ पर वहीं के लोग काम करते हैं और पूरी पवित्र आराधना करते हैं। उसी तरीके से तिरुपति जो है वो भी विश्व भर में काफ़ी प्रसिद्ध है हिंदू धर्म के मंदिर के नाम से। तो ऐसे में वहाँ पर किसी और धर्म को जो है वो के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके धर्म को जो है जिस तरीके से मक्का में प्रोटेक्ट किया जाता है वैसे वो यहाँ पर। देखिए वो क्या कह रहे हैं, हमारे धर्म की पवित्र जगह बोल रहे हैं ना। सुन तो लीजिए, हमारे धर्म की पवित्र जगह। अब हमारे धर्म की पवित्र जगह मस्जिद नहीं होगी, हमारे धर्म की पवित्र जगह दरगाह नहीं होगी, हमारे धर्म की पवित्र जगह यतीम खाना नहीं होगा। हमारे धर्म में वक्फ एक इबादत है, वर्शिप है। भाई जब एक पवित्र हो सकती दूसरा पवित्र क्यों नहीं हो सकता? हमारा बोलना वो है। अरे मैडम मक्का मदीना छोड़िए, क्या मस्जिद मक्का मदीना नहीं है हमारे लिए? मक्का मदीना हमारे लिए होली प्लेस है, मस्जिद है अल्लाह की। वो ये भी तो अल्लाह की मस्जिद है, मक्का मस्जिद है, अल्लाह की मस्जिद है। अच्छा सुनिए अब, हाँ लड्डू के बारे में बोलो, कौन बना सकता है लड्डू? अब बोलिए आप लोग प्रसाद खाते हैं ना, कौन बना सकता है टीटीडी का लड्डू? बोलो भाई, आप तो ब्राह्मण भी है इसमें, वो कौन बना सकता है? वैष्णव ब्राह्मण खाली श्री वैष्णव ब्राह्मण ही लड्डू बना सकता, इन्हें नहीं बना सकता। जाके इन्हें, जिसकी शादी हुई अभी 2 दिन पहले इसकी। हाँ 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 कहाँ सबमिट हुए हो? हाँ सबमिट हुई। हाँ आप सवाल क्या है बोलो? काफी कम जमीन उसके अंदर बताई गई है सर। वो जो अच्छा वो जमीन तो बच जाएगी ना सर इस बिल के जरिए? कौन सी जमीन बच जाएंगी? ये देखो मेरे नूर बाबा, बिल पढ़ना तुम लोग, आके तोप के सामने पत्थर नहीं फेंकना, समझे ना? तुम सेक्शन पढ़ो प्रपोज बिल का। वो प्रपोज बिल में क्या लिखा हुआ है? सेकंड सर्वे थर्ड सर्वे गए, बुला दिया आप सेक्शन को। आप सर्वे को निकाल दे रहे, सेकंड थर्ड सर्वे को, क्या बचेगा?
फिर सर्वे होना ना, आप बोल रहे ना फिर सर्वे तो निकलता ना, जमीन निकलती ना। अब वो सेकंड थर्ड सर्वे को निकाल ही दिया आप। क्या बात कर रहे बाबू आप? आपको तोते कैसा कोई बोलते, आप आके सवाल करते मेरे से? जो तुम्हारे को बोल रहा ना उसको बोलो आके सामने बैठ के बात करो मेरे से। सेकंड थर्ड सर्वे आप बिल्कुल गायब कर दिए, डिलीट कर दिए, उसको ओमिट कर दिए। अच्छा एक बात बोलिए, सर्वे कमिश्नर बड़ा होता कलेक्टर बड़ा होता? हाँ गलत, सर्वे कमिश्नर बड़ा होता। 95 के एक्ट में सर्वे कमिश्नर सर्वे करता है। दे रहे आप, आपका जो सवाल है वो रीसर्वे का ही प्रोविजन उड़ा दिया उन्होंने। क्यों उड़ाए बोल रहा हूं आपको, इसलिए उड़ाए कि कल अगर खुदा ना खास्ते बिल बन गया तो जब गवर्नमेंट फिर से सर्वे ऑर्डर करेंगी, जब सबको बोलेंगे रजिस्टर्ड डीड लेके आओ, मक्का मुझे रजिस्टर्ड डीड कहां से लाऊंगा मैं? दरगाह यूसुफैन का रजिस्टर्ड डीड कहां से लाऊंगा बोलो मैं? बाद पाक किबला दरगाह का रजिस्टर्ड डीड कहां से लाऊंगा मैं? जहांगीरपुरा दरगाह का कहां से लाऊंगा रजिस्टर्ड डीड मैं? चार मीनार के सामने मस्जिद है उसका रजिस्टर्ड डीड कहां से लाऊंगा मैं? कहां से लाऊंगा बोलो मैं आप? और औरंगाबाद में पंचक्की की दरगाह का रजिस्टर्ड डीड कहां से लाऊंगा मैं बोलो आप? खुलदाबाद शरीफ की दरगाहों का रजिस्टर्ड डीड कहां से लाऊंगा मैं? और आपको मालूम उत्तर प्रदेश में 99% वक्फ प्रॉपर्टीज आर वक्फ बाय यूजर, माने कोई उनका कागज नहीं है, बाय यूसेज वो वक्फ बन गए। पंजाब हरियाणा में 94% है, तेलंगाना में 90% है। जी आप वैसे वक्त का यूसेज बोल रहे हैं, Survey will be done as per the Indian revenue laws. What is the objection here? Yes, good question. Who does the survey? Survey commissioner will do, right? According to law only. Yes. And you know what? I'll show you at the cost of taking your time. But I want to be very specific over here. Now, Section 4. This is the Anti-Fi Act. अब आप देखिए, Section 4 आपको पढ़ के सुनाता हूं मैं. Section 4 subsection 1 पढ़िए. Subsection 4 subsection 3 में क्या लिखा हुआ है? The survey commissioner shall, after making such inquiry as he may consider necessary, submit his report in respect of awqaf existing at the date of commencement of the act in the state and any part thereof the state government, containing the following particulars, namely number of awqaf in the state showing Shia or Sunni waqf board, nature and objects of each waqf, gross income, amount of land, revenue, cess rates, expenses incurred, such other particular relating such waqf as may be prescribed. Acha, and now this is important for you. Section 4, subsection 4. The surveys commissioner shall, while making any inquiry, have the same powers as vested in civil court under Civil Procedure 1908, 5 in respect of following matters, namely summoning and examining the witness, requiring discovery and production of any document, requisition any public record from any court or office, issuing commission for the examination of any witness or accounts, making a local inspection, local investigation. All the powers have been given to the survey commissioner. This government, and now what this government has done, this government has removed subsection 6. इनका क्वेश्चन था नूर का, रीसर्वे होगा ही नहीं अब. ये तो बता रहा हूं, ये पूरा कानून है. हम ये नहीं बोल रहे कि कमजोरियां हो, कोई कमजोरियां नहीं है, कमजोर सब में कमजोरियां हैं. क्या कोई गुलाट क्या क्या नहीं हो रहा है क्या कहीं भी वहां पर? मगर आप पूरे एक्ट को गायब कर देंगे, आप पूरे एक्ट को खत्म कर देंगे, वक्फ को खत्म कर देंगे. अब ये कैसा होगा? जी मेरा एक सर, आखिरी बीआर सवाल है नायडू ने वक्त को स्टेटमेंट लेकर. दिया है कि हाँ? जो हाँ? बीआर नायडू ने एक और स्टेटमेंट दिया है कि जो नॉन हिंदूज होंगे वहाँ पे उनको बीआरएस लेने के लिए कहेंगे, और अगर वो लोग बीआरएस नहीं लेते तो उनको स्टेट गवर्नमेंट को हैंडओवर किया जाएगा. अब क्या कहेंगे? वो it is their headache. It is their headache. I am saying what is good for geese is also good for gander. What is sauce for geese is also sauce for gander. आपके लिए अगर अच्छा है तो मेरे लिए बुरा कैसा हो रहा भाई? अगर आपके पूरे टीटीडी के ट्रस्टीज हिंदू हो सकते तो स्टेट वक्फ बोर्ड में, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में मुसलमान मेंबर क्यों नहीं बना रहे मोदी जी? वहां पर एक भी आप नॉन हिंदू को मेंबर नहीं बना सकते आपके एक्ट के तहत. बहुत अच्छा है, very good, I welcome it. But why are you doing the opposite in your proposed bill?
आप वो क्यों कर रहे हैं? जब आपके लिए अच्छा है तो मेरे लिए भी अच्छा होना चाहिए ना। हमारा वो क्वेश्चन है, जब आप हिंदू धर्म के मामलात में हिंदू ही डिसाइड करेगा तो मुस्लिम धर्म के मामले में मुस्लिम डिसाइड करेगा ना, उसके रनिंग में, उसके मैनेजमेंट में। अच्छा जी, एक सवाल मेरा ये, जैसे आप वक्त पे यूजर बोल रहे हैं, कई जगह ऐसे हैं जो सालों से 1950 से रह रहे हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स है बोल रहे हैं, तो वो भी तो यूजर ही हुए जिनके पास जमीन है और वो सालों से 2-3 पीढ़ियों से वहाँ पर उस जमीन में खेती। वो एग्जाम्पल दीजिए आप। जैसे हम लोग जहीराबाद की बात, हाँ, जहीराबाद से सुनिए, जहीराबाद सुनिए। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जब क्वेश्चन करते ना मेरे से, आप पूरा इसमें पढ़ के आओ, ऐसा यूं इसको ऐसा मत करो। 1995 में उस वक्त के आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू सीएम थे और एक असेंबली की हाउस कमेटी बनी थी वक्फ बोर्ड के ऊपर, वक्फ प्रॉपर्टी, उसका मेंबर मैं था। उस रिपोर्ट को पढ़ो आप, उस रिपोर्ट को पढ़ के जायजा लो आप, उस रिपोर्ट में क्या कहा गया। अगर आपके ने डॉक्यूमेंट्स है तो कई को परेशान हो रहे भाई, आप परेशान की जरूरत ही नहीं है आपको। जब वहां पर झगड़ा होगा वक्फ का और किसी और का तो ट्राइब्यूनल में जाइए, एंड ट्राइब्यूनल का जो जज होता है मैडम, वो वक्फ बोर्ड अपॉइंट नहीं करता, वो उस स्टेट का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस सीनियर डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करते हैं वो। आप जाइए ना, कौन रोक रहा आपको? आप बोलेंगे नहीं ट्राइब्यूनल नहीं जाऊंगा, अरे क्यों नहीं जाएंगे? गरीब मुसलमान लोग ही हैं वहाँ पर। सवाल तो क्या एक बात सुनिए, इसका मतलब है मैं आपकी प्रॉपर्टी जो है कब्जा कर लेता हूँ आप घर में, और मैं बोलूंगा नहीं कोर्ट की जरूरत नहीं, मेरे मालिक हो गया मैं। अरे कोर्ट, देखिए कोर्ट क्यों बनाया गया, इसलिए तो कोर्ट बनाया गया ना। नहीं मैं कब्जा कर लेके बोलूंगा नहीं मैं कोर्ट की क्या जरूरत, मैं हूँ मालिक, कैसे होगा ऐसा? आपके लिए ट्राइब्यूनल है वक्फ बोर्ड में। अच्छा, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में भी आपका कोर्ट है, एनजीटी का ट्राइब्यूनल है, इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल है, रेलवे क्लेम्स का ट्राइब्यूनल है, ऐसे 15-16 ट्राइब्यूनल है आर्टिकल 323 के तहत बनाए गए। आप ट्राइब्यूनल में जाइए ना, कौन रोक रहा आपको? और एक, जब आप इतने सालों से रहने की बात कर रहे, आप मेरा दिमाग खोल दी सवाल करके। अब आप सुनो, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, कोई भी हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में पूरे देश में लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता। लिमिटेशन एक्ट का मतलब क्या है? अगर जैसा आप बोल रहे कोई 20 साल से एक जगह पे रह रहा तो वो मालिक होता है एडवर्स पोजीशन पे। लिमिटेशन एक्ट वो बोलता है। हिंदू धर्म में और अभी भी वक्फ बोर्ड में लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो जो हिंदू धर्म में प्रॉपर्टी है वो या तो डीटी की है या किसी भगवान के नाम पे दी गई, यहां पर अल्लाह के नाम पे। तो लिमिटेशन एक्ट, अब इस बिल में क्या करें, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा, यानी जितने जो लोग जो एंक्रोचर्स है आप उनको मालिक बनाना चाह रहे हिंदू धर्म में। अच्छा, हिंदू धर्म में अब आपको मैं आपके हिंदू धर्म के किताबों को कोट करूंगा आपको, एडवर्स पोजेशन को। आज आप छेड़ ही दिए मेरे को, सुनो बाप। एडवर्स पोजेशन में माशाल्लाह से आप लोग तमाम यहाँ पर प्रैक्टिसिंग ब्राह्मण भी है। अब आपको सुनाता हूं मैं। प्रमोद जी रुक जाइए बाप, आपका सवाल होगा, मगर आज मैडम ने इंपॉर्टेंट सवाल किया हिंदू धर्म के बारे में, एडवर्स पोजेशन का। नहीं, आप सुनिए। एडवर्स पोजेशन में यज 1124 यजुर्वेदा जो है वो पढ़ लीजिए, उसमें अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। राइट ऑफ अ पर्सन टू लैंड is lost to him if he does not question the open and adverse claim and possible possession for 20 years. Exception to the land of adverse possession क्या है? यज 1125 आप पढ़िए क्या है, आप लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। फिर उसके बाद से आप आ जाइए, हाँ, और एक कट 330 है, हाँ, मनु 7 149 183 देख लीजिए। फिर उसमें एक हिंदू धर्म में ये भी लिखा गया कि अगर कोई ब्राह्मण है, क्योंकि वो पूजा पाठ में मसरूफ होता है, उसकी प्रॉपर्टी पे अगर कोई कब्जा करता तो अप्लाई नहीं होगा, उसी का प्रॉपर्टी होगा वो। इतना सब आप रख के हमारा सवाल कर रहे हैं, तो कैसा होगा मैडम ये? सर, महाराष्ट्र चुनाव पे सवाल कर रहे हैं आपसे। हाँ, करिए आपका। महाराष्ट्र चुनाव में ये अरविंद सावंत के बयान के बाद एक भूचाल आया है। हाँ? साइना एनसी को उन्होंने कहा है कि ये इम्पोर्टेड माल है। कौन? अरविंद सावंत, शिवसेना उद्धव ठाकरे। ये बताइए, ये जो पार्टियों को तोड़ के इंपोर्ट कर रहे हैं वो क्या होगा उसके बारे में?
पार्टी को इंपोर्ट करके पार्टी को तोड़ दिए ना, शिवसेना को, उनको इंपोर्ट करें, उसको इंपोर्ट नहीं बोलेंगे आप। सवाल ये है कि एक महिला, अरे भाई, वो उसमें तो पार्टी को तोड़ दिए ना, मामला सुप्रीम कोर्ट को गया। इस तरह के सर राजनीति में इस तरह के हाँ हाँ, हम तो जाके बीसी कमीशन से मिले, हम उनसे रिक्वेस्ट किए कि तेलंगाना में जो 14-18 कास्ट है मुसलमानों के, उनका भी सर्वे होना इसमें, और उन्हें एक्सेप्ट करे। और जहां जहां बीसी कमीशन जा रहा है, हम अपने पार्टी महाराष्ट्र का एक जम्मू कश्मीर तो महाराष्ट्र सर महाराष्ट्र कंप्लीट कर में लेते जिस हैं। तरह से साइना एमसी को लेकर अरविंद सावंत ने बयान मैं बोल देखिए मैंने कह दिया ना आपको, जब पार्टीज को तोड़ के यहाँ के एमएलए को उधर इंपोर्ट कर दिया गया, उसको क्या बोलेंगे आप लोग? क्या बोलेंगे? गुलाब जामुन बोलेंगे, मिठाई बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको आप? सर महाराष्ट्र चुनाव से लेके महाराष्ट्र चुनाव इस बार अलायंस के मामले में देखा जाए तो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ है, और एमआईएम का वहां पर रहना इस वक्त में कितनी अहमियत रखता है, कितनी सीट या फिर कितनी आपको लगता है कि इम्पोर्टेंस होनी चाहिए महाराष्ट्र? नहीं, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपनी ताकत पे अपना चुनाव लड़ रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन कितना जरूरी है महाराष्ट्र में? हाँ, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कितना जरूरी है इस बार महाराष्ट्र में? देखिए, भारत की राजनीति में हर तबके का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमान है। इम्तियाज जलील एक एमपी था जो बरसों के बाद एक मुस्लिम एमपी जीता था, उसको सब मिलके हरा दिए। वहां पर जो एमएलए जीत कर आए थे, वो तो 11% के जो आबादी है महाराष्ट्र में, उसके बराबर नहीं है। तो हमारी जो डेमोक्रेसी और हमारे जो संविधान बनाया गया था, तो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ये ख्वाब देखा था, ये उम्मीद जाहिर की थी कि हमारी लोकशाही पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होगी, और पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में हर एक को अपनी आवाज़ होनी चाहिए, उसमें उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो एमआईएम पार्टी का मानना ये है कि भारत की राजनीति उस वक्त और ताकतवर होगी और रिप्रेजेंटेटिव होगी जब मुसलमानों को उनकी आबादी के बराबर उनके एमएलए, एमपीज, कॉर्पोरेटर जीत के जाएंगे। आज भारत की पार्लियामेंट में सिर्फ 4% मुसलमान एमपी हैं। क्या ये हमारी जमहूरियत के लिए अच्छा है? क्या बताइए आप लोग। इसीलिए महाराष्ट्र में भी एमआईएम पार्टी ये चाहती है कि दलित हो, बैकवर्ड क्लास हो, मुसलमान हो, इनकी एक पॉलिटिकल वॉइस उनके एमएलए के रूप में होनी चाहिए। सर उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र महाराष्ट्र Sir, in Maharashtra, your party is contesting 63% almost lesser seats than 2019. थैंक यू, इसका कारण क्या है? थैंक यू वेरी मच। क्या बोले आप? 2019 से 63% हम कम लड़ रहे हैं, तो अब इसका क्या बोलेंगे? अब इसको क्या बोलेंगे? कम लड़े तो भी परेशानी, बढ़ के लड़े भी तो परेशानी। हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारी पूरी कोशिश ये है कि हमारे जहां से कैंडिडेट हैं वो जीत कर आए, और हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि दोबारा शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार की सरकार ना बने। सर इसी कांग्रेस मुद्दे के पर साथ आपकी alliance कोशिश रही है, सर इसी मुद्दे पर आपकी कोशिश रही है कि कांग्रेस से वहाँ पर या फिर जो अलायंस है वहाँ से आप मिले। एक तरफ यहाँ के मुख्यमंत्री आपके बारे में ये कहते हैं कि आप गरीबों की आवाज़ पार्लियामेंट में उठाते हैं, और दूसरी तरफ वहाँ पर अलायंस में आने में असफल। वो छोड़ दीजिए ना, अभी वो टाइम हो गया, वो अभी तो लड़ रहे हैं चुनाव हम। सर उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक एक नारा चला है कि बटोगे तो कटोगे। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, महाराष्ट्र में चल रहा है, उस पर क्या कहना है आपका? हाँ, बोल दे। वो अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। मैं पूछता हूँ सर, वो बटेंगे कटेंगे पे क्या आपका? नहीं, ये कौन दिया नारा ये? हाँ, तो किसके घर तोड़ रहे हैं? घर किसके तोड़े जा रहे हैं? किस पर गोलियां चलाई जा रही हैं? देख लीजिए, बटेंगे तो कटेंगे, बुलडोजर से तोड़ेंगे और मजे लेंगे, गोली चलाएंगे और मिठाइयां बांटेंगे। ये कौन कर रहा है बताइए? देश की बात करो, तुम अपनी एक पार्टी की सत्ता में आने की बात मत करो। बटेंगे तो कटेंगे, आप बुलडोजर चला देंगे पूरा। वहां पर जो कम्युनल राइट हुआ, घरों को तोड़ दिए, वो बेचारे जिनको गोली मारे उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा।
महाराष्ट्र में क्या हुआ बताइए? प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसने नाप शनाप बका? ये चक्कर है ना। सर उत्तर प्रदेश में कानपुर की कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी की नसीम सोलंकी, उन्होंने मंदिर में जाके दर्शन किया, तो जो उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं वो भी अल्पसंख्यक समाज से हैं, उन्होंने कहा कि इनका बाइकआउट करना चाहिए। कौन उत्तर प्रदेश के मंत्री, क्या नाम क्या है? उनका नाम है अनस उस्मानी। हाँ, अनस उस्मानी अभी मंत्री है वो। बीजेपी अनस उस्मानी का बयान, संख्यक मोर्चा बीजेपी के। अच्छा, वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कि ऐसे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए, मुस्लिम समाज को फतवा जारी करना चाहिए। भाई तो फिर ये इतनी देर से हम क्या बोल रहे थे वक्फ बोर्ड के बारे में? क्यों आप नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाना चाह रहे हैं वक्फ बोर्ड में? ये बीजेपी का खुद नेता कह रहा है। क्या गीरत जाग गई क्या अंदर से? बताइए, अब उनको बोलना चाहिए फिर स्टेट वक्फ बोर्ड में, सेंट्रल वक्फ बोर्ड में कैसा नॉन मुस्लिम बना रहे हैं। उनको बोल ही नहीं रहे ना। देखिए इस तरह तो हम बता रहे हैं आपको क्या हो रहा है। फिर सर जम्मू कश्मीर में टेरर अटैक्स और टेररिस्ट जो है वो एनकाउंटर्स कर रहे हैं, और आज फारूक अब्दुल्ला ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हर बार पाकिस्तान पे ब्लेम करना सही नहीं है। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास लॉ एंड ऑर्डर है, और अगर वहां पे आतंकवादी हमले हो रहे हैं, बिल्कुल सही है, इसकी जिम्मेदारी बीजेपी पे आयद होती। पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं, आप उनको रोक रहे क्यों नहीं? आप उत्तर प्रदेश के 2 गरीब लेबरों को जाके गोलियां मार दी उनके ऊपर। वो बेचारे उत्तर प्रदेश से निकल के वहां पे लेबर का काम करने आए, गोली मार दी उन लोगों को। क्या कर रहे हैं मोदी सरकार? फिर ये तो उनकी जिम्मेदारी है, एलजी की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान से टेररिस्ट कैसे हमारे देश में आ रहे हैं? आपको रोकना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, और हमारे देश के अंदर आकर वो गरीब लेबरर्स जो बिहार और यूपी के, उनको गोली मार रहे, उनके कैंप में जाकर गोली मार रहे हैं। तो ये तो नाकामी है नरेंद्र मोदी सरकार की। आतंकवादियों को रोक नहीं पा रहे हैं वो, जो पाकिस्तान से आकर हमारे देश में हमारे शहरियों को मार रहे हैं। अभी खत्म, अब आखिरी सवाल, अब नमाज पढ़ना भी। एमआईएम जो है झारखंड में, अभी हम लोगों को नहीं पता चला, झारखंड में एमआईएम लड़ रही है, कितनी सीटों पे लड़ रही है? क्या 6 सीट पे लड़ रहे हैं। सर मुरादाबाद में 6 सीट पे, बीजेपी को जिताने के लिए 6 सीट पे। कितने सीट है झारखंड में? टोटल कितने सीट है? 6 लड़ रहे भाई, जवाब नहीं दिए। 6 लड़ रहे हैं खाली 6। अरे वो छोड़िए ना, अभी इन्होंने बोल दिया कि कम लड़े ना। 2019 से 60% कम लड़े, आपने कहा महाराष्ट्र में। सर मूसी रिवर फ्रंट को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों का अपना राय अलग है। बीआरएस का कहना है कि आप बिल्कुल कांग्रेस से करीब हो गए। क्या ये टीआरएस वालों को जरा इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है उनको। ये जो प्लान बना मूसा नदी का, नहीं बनाए थे तुम लोग, और मैं जाके बोला नहीं था मत बनाओ प्लान बोल के। ये अब वो खुल के बोलूं पूरे बात मैं यहाँ पे। ये बीमारी को पैदा करने वाले तुम लोग ही हैं। गंडी पेट से पानी नहीं छोड़ रहे थे, कई कुने छोड़ रहे थे पानी गंडी पेट से मूसा नदी में। ये हमारे इनामपल्ली के एमएलए थे मेराज साहब। गंडी पेट से पानी आया तो, या पानी आता उनके पास जो आपका जो वो टांकी बनाए, आप ये कहाँ पे, कौन सा टांकी है वो, भुजागुट्टा पे। पूरी प्लानिंग आप लोग शुरू करें। आज भी हम बोल रहे, आप घरों को हाथ लगाए बगैर काम करना चाह रहे, मोस्ट वेलकम। ये टीआरएस वाले जो है ना, घड़ी में ताश, क्या बोलते, घड़ी में माशा, घड़ी में ताशा, कंसिस्टेंसी रखो। क्या बोल रहे हैं एमआईएम पार्टी के बारे में? 2023 के इलेक्शन में तुम्हारे को जो हैदराबाद में तुम जितने सीटें जीते जीएचएमसी में, मंजलिस की वजह से तुम जीते। तुम मंजलिस की सपोर्ट के जीते तुम वहां पे, और तुम्हारी गलतियों की वजह से। तुम अगर 24 कैंडिडेट्स रिपीट नहीं करते तुम जीत जाते थे तुम, मगर तुम लोग अहंकार में थे। मंजलिस के बारे में बोल रहे ना, बहुत बोल सकता हूं मैं, मगर शर्मिंदा वो लोग हो जाएंगे, नहीं बोलना चाह रहा हूं, इतना ही बोल के रुक जा रहा हूं अभी, वरना आइन 3 टाइम हराज होगा यहाँ पे। सर यहाँ पे मुख्यमंत्री बदल, यहाँ पे अगले 6 महीने में, मतलब जून से दिसंबर के बीच में मुख्यमंत्री
बदलेंगे और कौन बोले? मंत्री बुलाएंगे बोल के। कौन बोले? बीजेपी के जो लीडर ऑफ पार्टी है असेंबली में और उन्होंने बोले? सिटिंग एमएलए है, उन्होंने बोला है कि मुख्यमंत्री को बदल दिया अच्छा। जाएगा, राहुल गांधी अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे। अच्छा, तो इस वास्ते कुछ फिर तो कुछ ईडी सीबीआई कुछ करने वाली है शायद बीजेपी की तरफ से, वही नजर आ रहा मेरे को। अंदर की बात बोल रहे सुमित, तुम्हारे को मालूम होता? सर ये मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन का जो अपने प्रमोद पूछ रहे थे सवाल, कौन मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन? सर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष। कौन है? नहीं, वही जो अल्पसंख्यक मोर्चा ने जो बोला, बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन साहब ये बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ, हसन उस्मानी है। हाँ, अनस उस्मानी ये कह रहे हैं कि ये दूसरे ये कौन है? तो मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से महिला ने जो है मंदिर में पूजा की है, मूर्ति की पूजा नहीं होती है इस्लाम के तहत। समाजवादी पार्टी की कानपुर की कैंडिडेट ने जाके किया। अच्छा। महिला को दोबारा से कलमा भी पढ़ाना चाहिए और इस तरीके के काम। अब वो आप उनसे पूछ लीजिए, मैं तो गुनाहगार आदमी हूँ, बहुत गुनाहगार आदमी हूँ। सर आपके यूपी के सर, स्टेट एक तरफ प्रेसिडेंट ने एक डिलिमिटेशन स्टेटमेंट हाँ। दिया है कि पार्लियामेंट डिलिमिटेशन को लेकर चेन्नई से, तमिलनाडु से ये आखिरी सवाल है, खत्म अब इसका नमाज पढ़ना है। डिलिमिटेशन को लेकर वहाँ से बात होती है। फिर आंध्रा में ये कहा है चंद्रबाबू नायडू ने कि 2 से ज्यादा बच्चे होने चाहिए। हाँ, तो अभी और डीएमके भी बोली, अगर वही बात असदुद्दीन ओवैसी बोल देते, आप लोग तो पहाड़ उठा लेते, दुनिया खत्म हो जाती। देखो ओवैसी पॉपुलेशन जिहाद कर रहा है। अरे 1 मिनट, चंद्रबाबू नायडू ये बोले कि बच्चे ज्यादा पैदा करो, डीएमके वाले बोले बच्चे ज्यादा पैदा करो। अगर मैं ये बोल देता बात तो बीजेपी वाले आप लोग टीवी चलाते, ब्रेकिंग न्यूज ओवैसी आज पर पॉपुलेशन जिहाद। चंद्रबाबू नायडू बोले तो भाई बात अच्छी है ना, उनको समझ के बोले होंगे। उनको ये बात मालूम चंद्रबाबू नायडू को कि साउथ इंडिया में पॉपुलेशन कम करे, साउथ इंडियंस, टीएफआर रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट पूरे भारत में सबसे ज्यादा साउथ इंडियंस का कम हुआ, जिसमें आप लोग सब कैमरा लेके जो खड़े हुए, आप लोग भी, हम सब लोग टीएफआर गिराए, हिंदू मुसलमान सब गिराए। अब अगर डिलिमिटेशन पॉपुलेशन के बुनियाद पे होगा तो सबसे नुकसान साउथ इंडिया को होगा ना। साउथ इंडिया में असेंबली सीट कम होंगे, साउथ इंडिया में पार्लियामेंट सीट कम होंगे। हम नेक काम करके गुनाह कर लिए क्या? तो साउथ इंडिया में सब लोगों का ये है कि कैसा भाई हम पॉपुलेशन कम करें, हमको रिवार्ड करने की जगह हमारे सीटों को कम कर दे रहे। पहले देखिए साउथ इंडिया का कितना लिमिटेड पावर है भारत की राजनीति में। अब और सीट्स अगर कम हो जाएंगे और उन स्टेट्स में पॉपुलेशन जहां कम नहीं हुआ वहां पे सीट रिवॉर्ड करेंगे तो फिर जस्टिस क्या होगा? चंद्रबाबू नायडू जो बात बोल रहे वो बात वाजबी है, बच्चे पैदा करो। डीएमके बोल रहे बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो। अगर मैं वो बात बोलता था, बोलते हो ओवैसी जो है पॉपुलेशन जिहाद कर रहा है, तो फर्क है। देखो आप देखो ये कितना अफसोसनाक बात है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम बोलता है तो आप लोग उसको खामोश बैठ के सुनते और आप उम्मीद कर रहे कि मैं बोलूंगा।